Hello everyone. In this session we will discuss 14th October 2020 current affairs. So let's start. First question is, which state government has tied up with India Post to get 11,000 farmers enrolled in the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme, which is the first such exercise in India to enroll farmers in the PM Kisan Samman Nidhi scheme. इस राज्य सरकार ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकित करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को भर्ती करने के लिए भारत में पहली ऐसी कवायद है। इसका सही उत्तर है गोवा। हाल ही में गोवा गवर्नमेंट ने टाई अप किया है पोस्ट ऑफिस के साथ। पोस्ट ऑफिस का टाई अप किया है कि जो पोस्टमैन है, जो डाक देने जाते हैं घरों में, ये पोस्टमैन क्या करेंगे, ये गोवा में के गांव में, गोवा के विलेजेस में जाएंगे और वहां पे जाके जो 11,000 फार्मर्स हैं, इन फार्मर्स को एनरोल करेंगे, यानी इन फार्मर्स को रजिस्टर्ड करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में। ये पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम है क्या? पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और बोला था कि भारत में जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, उन सारे फार्मर्स को 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। 6,000 रुपये सालाना भारत सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। आप भारत के किसान हो तो आपको भारत सरकार 6,000 रुपये सालाना देगी। और इसमें अगर हम बात करें 2,000 रुपये, ये जो है इंस्टॉलमेंट, यानी 6,000 रुपये जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो 2,000 की इंस्टॉलमेंट में किए जाएंगे, ठीक है ना। 3 इंस्टॉलमेंट जाएंगे और 3 इंस्टॉलमेंट में वो पूरा पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गोवा ने क्या किया, अपने यहाँ सर्वे किया और देखा कि उसके बाद गोवा में अगर बात करें 38,000 जो किसान हैं वो अगर बात करें कृषि कार्ड होल्डर हैं। कृषि कार्ड होल्डर जो हैं, यानी किसान जो हैं जिनके पास किसानी का कार्ड है, वो 38,000 है। और इन 38,000 में अगर हम देखें तो 21,000 जो हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। 21,000 हैं एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। तो बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो शौकिया तौर पे किसानी कर रहे होते हैं, या जिनके पास अगर बात करें कोई फैमिली में किसी का गवर्नमेंट जॉब है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, तो बहुत सारे लोग उस तरीके से भी किसानी कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस स्कीम के तहत जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है, ये जनरली पुअर किसानों के लिए है, ठीक है ना। तो 21,000 जो किसान हैं वो एलिजिबल हैं गोवा में, और इन 21,000 में सिर्फ 10,000 रजिस्टर्ड है। 10,000 जो हैं किसान वो क्या है, रजिस्टर्ड है। अब बाकी जो बचे 11,000 किसान हैं, इन 11,000 किसानों को क्या करना है, जोड़ना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से, इन्हें रजिस्टर्ड करना है। तो क्या होगा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टमैन है, इन 11,000 किसानों के पास जाएंगे डोर टू डोर और इन्हें क्या करेंगे, एनरोल करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। इन 11,000 किसानों के पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है। अगर आपको इस स्कीम में एनरोल होना है तो आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है। तो आई थिंक आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी इस स्कीम के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज लिखी है कि 11,000 किसानों को जोड़ा जाएगा डोर स्टेप, यानी पोस्टमैन जो है डोर स्टेप में जाएंगे और वहां पे किसानों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। और इस स्कीम को अगर बात करें, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के चंद्रकांत बाबू किवलेकर, ठीक है, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया है। ये टाइप जो किया पोस्ट ऑफिस के साथ वो चंद्रकांत किवलेकर जी ने किया, हु इज ऑल्सो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी स्टेट किया। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है 38,000 कृषि होल्डर हैं गोवा में, जिसमें से 21,000 एलिजिबल हैं और 10,000 फार्मर्स अगर हम बात करें इसमें एनरोल्ड है। बाकी 11,000 को क्या करना है, एनरोल करना है, ठीक है ना। तो 11,000 को एनरोल करने के लिए ये गोवा गवर्नमेंट ने किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उत्तराखंड गवर्नमेंट department will soon start a plantation drive in which state region and part of Rajasthan in which it has been decided by the forest department in order to clear the backlog for compensatory afforestation for next 2 years। उत्तराखंड वन विभाग जल्द ही किस राज्य के क्षेत्र और राजस्थान राज्य के हिस्से में एक वृक्षारोपण अभियान शुरू करेगा, जिसमें वन विभाग द्वारा अगले 2 वर्षों के लिए प्रति पूरक वनीकरण के लिए बैकलॉग को हटाने का निर्णय लिया गया। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। इसके बारे में ये जानते हैं।
तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर बात करें, हाल ही में अगर हम बात करें प्लांटेशन करेगा। एक्चुअली यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्लांटेशन कर रही है, एफॉरेस्टेशन कर रही है, ठीक है ना। एफॉरेस्टेशन तो सबको पता ही होगा, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा एफॉरेस्टेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना। अब यहाँ पे उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक टारगेट रखा था कि हम टोटल 33,944 हेक्टेयर में क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, यानी प्लांट्स को लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, उन्होंने 24,908 हेक्टेयर में प्लांटेशन कर दिया है, ठीक है, प्लांटेशन कर दिया। अब बाकी जो है 5,335 यहाँ पे प्लांटेशन करना है। तो यहाँ पे 5,335 जो 33,944 में अगर बात करें, 24,000 तो कर दिया, 24,908 तो कर दिया, बाकी 5,535 जो उन्हें प्लांटेशन करना है, उसके लिए उत्तराखंड में लैंड नहीं है, यानी उत्तराखंड में काफी ज्यादा फॉरेस्टेशन कर दिया गया है, उत्तराखंड में काफी प्लांट लगा दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें, उन्होंने जो टारगेट रखा था प्लांट लगाने का, इसे वो अचीव करेंगे अगर बात करें दूसरे स्टेट में भी। अब यहाँ पे अगर बात करें, जो उन्होंने टारगेट रखा था प्लांट लगाने का कि इतने हेक्टर में वो प्लांट लगाएंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग हेक्टर है उन हेक्टर्स को वो जो कंप्लीट करेंगे, दूसरे स्टेट में जाके वहाँ पे प्लांटेशन करेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें, वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जाके अपने टारगेट को अचीव करेंगे, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एफॉरेस्टेशन करेंगे। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन इज डन इन द बैकड्रॉप ऑफ ट्रांसफर ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, ठीक है ना। यानी जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, ये फॉरेस्ट के लिए नहीं किया जाता है। देखो, फॉरेस्ट के लिए अलग पेड़ लगते हैं और जनरली प्लांट अलग लगाए जाते हैं, ठीक है ना, सिटीज में प्लांट लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें कि जो नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ डैम्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज और रोड, इन जगहों पे प्लांटेशन करना होता है। अंडर द कंपनसेटरी प्लांटेशन 1100 प्लांट हैव टू बी प्लांटेड स्प्रेडिंग ओवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टर। 1 हेक्टर में टोटल 1100 प्लांटेशन करना होता है। एज पर उत्तराखंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसे हम कैंपा के नाम से भी जानते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट हैड डन एफॉरेस्टेशन इन 24,908 हेक्टर। तो यहाँ पे इतना उन्होंने एफॉरेस्टेशन कर दिया। अब बाकी बचा हुआ जो है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में करेंगे और पार्ट ऑफ राजस्थान में वो क्या करेंगे, अपना एफॉरेस्टेशन करेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, recently 6 generic drug makers have signed a deal with Hidalgo, state of Mexico, to set up a large pharmaceutical cluster for production and logistics. Which of the following is not from them? तो हाल ही में एक मैक्सिको की कंपनी है जिसका नाम है हिडाल्गो। इसने अगर हम बात करें, कुछ छह फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ, इंडिया की कुछ 6 फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ क्या किया है, टाई अप किया है, एक डील साइन की है कि वो वहां पे ये जो 6 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये मैक्सिको में प्लांट लगाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे और मैक्सिको में मेडिसिन सप्लाई करेंगे। अभी हाल ही में जब कोविड-19 आया, तो कोविड-19 के समय पे मैक्सिको में मेडिसिन की काफी शॉर्टेज हो गई। आपने सुना भी होगा कि दुनिया भर में इंडिया ने काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करी है मेडिसिन रिलेटेड टू कोविड-19, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें, मैक्सिको में शॉर्टेज हुई थी और मैक्सिको ने यहाँ पे इंडिया के साथ टाई अप किया है कि आप हमारे यहाँ प्लांट लगाइए, ठीक है ना। तो किन छह जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके साथ ये टाई अप किया गया है, तो वो हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, जाइडस सेडिला, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, हेट्रो ड्रग्स एंड एकरमैन फार्मा have signed a deal with Hidalgo state of Mexico to set up a large pharmaceutical cluster for production and logistics. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी सारी की सारी ये जो हैं चारों होंगी। चारों अगर बात करें, जाइडस सेडिला, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, हेट्रो ड्रग्स और एकरमैन फार्मा, इस चारों के चारों अगर बात करें, ये इस डील में है। और साथ में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और ग्लेनमार्क, ठीक है ना, ग्लेनमार्क, एक सेकंड, हाँ ग्लेनमार्क, ये भी हैं। तो टोटल 6 हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उपयुक्त सभी, यानी सभी अगर हम बात करें इस डील में साइन किया सभी ने, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला हैज डिक्लेयर्ड द स्टेट पब्लिक एजुकेशन सेक्टर कंप्लीटली डिजिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट टू द सेम। अभी हाल ही में केरला ने क्या किया, अपने स्टेट में पूरी तरीके से जो पब्लिक एजुकेशन है उसे डिजिटल कर दिया है, ठीक है, डिजिटली ले गया। तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस स्टेटमेंट पर आएंगे।
तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? पिनरई विजयन, नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पिनरई विजयन हैड डिक्लेयर्ड द स्टेट पब्लिक एजुकेशन सेक्टर कंप्लीटली डिजिटल एज केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट, ये पहला राज्य बना है कंट्री में टू हैव हाईटेक क्लासरूम इन द पब्लिक स्कूल। जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर क्या होंगे? हाईटेक क्लासेस होंगे। जैसे अगर बात करें जो आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल जो प्रोजेक्टर लगे होते हैं, ठीक, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाई हो रही होती है या डिजिटली जो पढ़ाई हो रही होती है, ये अब सरकारी स्कूलों में भी होगा केरला में। और केरल के सारे सरकारी स्कूलों को डिजिटली कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिलीज अ पब्लिक एजुकेशन रिजुवेनेशन मिशन, पब्लिक एजुकेशन रिजुवेनेशन मिशन के अकॉर्डिंग वेर इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट एज पार्ट ऑफ पब्लिक एजुकेशन रिजुवेनेशन मिशन। तो पब्लिक एजुकेशन रिजुवेनेशन मिशन एक था कि जिसके थ्रू जो भी सरकारी स्कूल हैं उन्हें क्या करना है? एजुकेशन में आगे रखना। आपको पता भी होगा कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो केरल है वो मोस्ट लिटरेट स्टेट है इंडिया का, मोस्ट लिटरेट स्टेट है, यानी सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं जिस राज्य में, केरल में है। और केरल अपनी एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हमें अपने स्कूल्स को या अपनी एजुकेशन को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है, यानी इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स को मीट करना है और उस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है अपने यहाँ स्कूल के बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे केरल ने ये पहला राज्य बना है जो अपने यहाँ पब्लिक स्कूलों को डिजिटली ले गया है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट दिया है, बाय दिस केरल हैज बिकम द सेकंड इन द कंट्री टू हैव हाईटेक। नहीं, ये कैसा है? फर्स्ट बना है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दिस हाईटेक क्लासरूम प्रोजेक्ट वाज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहीं नाम नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ये नहीं किया गया। दिस हैज इम्प्लीमेंट अंडर पब्लिक एजुकेशन रिजुवेनेशन मिशन। हाँ, ये पब्लिक एजुकेशन रिजुवेनेशन मिशन के तहत किया गया है, ठीक है ना। तो सी इसका सही उत्तर है, तो यानी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो वही बात है कि जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या अगर बात करें आंसर इसका होगा। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट देख लिया और इसके हिसाब से जो आंसर है वो ये है, पब्लिक एजुकेशन रिजुवेनेशन मिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एडिशन ऑफ द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन title win by Los Angeles Lakers by defeating Miami Heat, which is their first since 2010 after Kobe Bryant fifth and final title a decade ago। एक दशक पहले कोबे ब्रायंट के पांचवें और अंतिम खिताब के बाद नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का कौन सा संस्करण लॉस एंजलिस लेकर्स द्वारा मियामी हीट को हराकर जीता गया है, जो 2010 के बाद पहली बार है। तो इसका सही उत्तर है 17। ये 17 अगर बात करें जो टाइटल है वो जीता है किसने? लॉस एंजलिस लेकर्स ने, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। लॉस एंजलिस लेकर्स डिफीटेड द मियामी हीट टू विन द नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2020। दिस इज द 17th एनबीए टाइटल विन फॉर एलए लेकर्स। तो अगर हम बात करें कि 17वीं बार है जो लॉस एंजलिस लेकर ने इस खिताब को जीता है। अब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की बात करें तो ये अगर बात करें वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर मेंस बास्केटबॉल लीग है। और ये इसमें अगर हम बात करें कि अमेरिकन, इट इज एन अमेरिकन मैन प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग। इट इज कंपोज ऑफ 30 टीम। इसमें टोटल 30 टीम्स होती हैं, जिसमें से 29 टीम जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट की हैं और एक टीम कनाडा की है, ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 6 जून 1946 में न्यूयॉर्क में हुई थी। तब से ये अगर बात करें गेम खेले जा रहा है, ठीक है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन गेम कराता है हर साल। तो यहाँ पे अगर बात करें लॉस एंजलिस लेकर ने ये जीता है और ये उनकी 17वीं जीत है, 17th जीत है। अब यहाँ पे एक और नाम दिया गया है कोबे ब्रायंट। कोबे ब्रायंट अगर हम बात करें कि लॉस एंजलिस लेकर्स के प्लेयर थे और ये अगर बात करें 10 साल पहले यानी सन 2010 में लास्ट लॉस एंजलिस लेकर ने ये खिताब जीता था। और ये अगर बात करें बहुत पॉपुलर प्लेयर हैं। इनका हाल ही में देहांत हो गया था, हाल ही में इनकी डेथ हो गई थी जनवरी 2020 में इनकी डेथ हो गई थी। और वही बोला जा रहा है कि लास्ट जो मैच जीता था लॉस एंजलिस लेकर्स ने वो 2010 में जीता था और जो जिसपे कोबे ब्रायंट थे जिस टीम में, ठीक है ना। उसके बाद अब जीता है, तो ये 17वीं जीत है। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 3rd एडिशन ऑफ कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 among 158 countries and has been topped by Norway। 158 देशों के मध्य कमिटमेंट द रिड्यूसिंग इंडेक्स 2020 के तीसरे संस्करण में भारत
का रैंक क्या है और जिसमें नॉर्वे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। हाल ही में एक रैंक निकाली गई है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब यानी जो अगर बात करें जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है ना, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके बेसिस पे लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन मैंने बताया जेंडर के बेसिस पे भी होता है, कास्ट के बेसिस पे भी होता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे भी होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें जो इनइक्वालिटी है, चाहे वो जेंडर की इनइक्वालिटी हो, चाहे वो कास्ट की इनइक्वालिटी हो, चाहे इकोनॉमिक बैकग्राउंड की इनइक्वालिटी हो, उसके बेसिस पे इंडिया की जो रैंक है वो 129th है, ठीक है ना, 129th रैंक है। ये इंडिया की अगर बात करें काफी कम रैंक है। 158 देश में इंडिया अगर बात करें काफी पीछे आता है, ठीक है ना। यानी इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी बहुत ज्यादा किया जाता है, कास्ट के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो रिपोर्ट निकाली है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये रिलीज करी है ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो क्या करती है, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट फाइट करती है। इसकी अगर बात करें, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक इंडिया में एनजीओ भी है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक इंडिया में एनजीओ भी है जो इंडिया में भी क्या करती है, फाइट करती है अगेंस्ट इनइक्वालिटी। ओके, एज पर रिलीज रैंक इंडिया की जो रैंक है 129th है। जो टॉप किया नॉर्वे ने, यानी नॉर्वे में इनइक्वालिटी नहीं है, नॉर्वे में सबको इक्वल रखा जाता है। इसका जो ऑक्सफैम का टारगेट भी है वो यही है कि सबको क्या किया जाए, ऑल लाइव्स आर इक्वल। इनका जो टारगेट है वो यही है कि ऑल लाइव्स आर इक्वल और सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वली सबको राइट देने चाहिए और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ये इनका टारगेट है। और इसमें नॉर्वे ने टॉप किया। नॉर्वे में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको इक्वली समझा जाता है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। सेकंड पोजीशन पे डेनमार्क है और थर्ड पोजीशन पे जर्मनी है, ठीक है। साउथ सुदान हैज लोएस्ट रैंक। साउथ सुदान की सबसे जो लास्ट पोजीशन है वो साउथ सुदान की है। लास्ट वाली भी पेपर में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो साउथ सुदान की लास्ट है 158 है इन CRI इंडेक्स 2020। द थर्ड एडिशन ऑफ CRI इंडेक्स फोकसेस ऑन फाइटिंग इनइक्वालिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। द इंडेक्स मेजर व्हाट गवर्नमेंट आर डूइंग टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है ना। तो ये जो थर्ड एडिशन इसका निकाला गया है CRI इंडेक्स का, जिसमें अगर हम बात करें ये ऑन फाइटिंग इनइक्वालिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 के टाइम पे अगर बात करें जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से डील किया है, ठीक है ना। आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे अगर बात करें इंडिया में जो इनकम गैप है या जो अगर बात करें जो इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, उसके बेसिस पे यहाँ पर अगर हम बात करें रिच और पुअर की, उसके बेसिस पे यहाँ पर इंडिया में काफी लोगों ने सफर किया है, ठीक है ना। देखते हैं और इसके बारे में। 3 मेजर एरिया ऑफ एनालिसिस है, 3 मेजर एरिया है एनालिसिस के जिसके बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। एक तो सोशल स्पेंडिंग, दूसरा है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी और तीसरा लेबर राइट। सोशल स्पेंडिंग का मतलब ये होता है कि कितना ज्यादा गवर्नमेंट, ये पूरी जो रैंकिंग है ये गवर्नमेंट के ऊपर बेस होती है, कितना ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है पब्लिक वेलफेयर के लिए। पब्लिक वेलफेयर में कितना ज़्यादा स्पेंड कर रही है, पब्लिक वेलफेयर में लाइक उसकी हेल्थ में, उसकी एजुकेशन में, उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में, ठीक है ना, उसकी अगर बात करें लाइफ क्वालिटी में कितना ज़्यादा स्पेंड कर रही है। तो सोशल स्पेंडिंग, जो सोशल एस्पेक्ट होते हैं स्पेंड करने की गवर्नमेंट की, वो कितना ज़्यादा है। तो इनके अकॉर्डिंग जो सोशल स्पेंडिंग है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा कम है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी, अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब यही होता है हाई इनकम हाई टैक्स एंड लो इनकम लो टैक्स। तो इंडिया में ये पॉलिसी फॉलो की जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करें जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी है वो इंडिया की सही है कि हाई इनकम यानी जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा होता है और जिनकी इनकम कम होती है उनके ऊपर टैक्स कम होता है। बट यहाँ पे वही बात है कि स्पेंडिंग कम है। और लेबर राइट्स पे भी अगर हम बात करें यहाँ पर इसके बेसिस पे भी यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है, ठीक है ना। और एज पर द इंडेक्स रिपोर्ट इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन टैकलिंग इनइक्वालिटी। इंडिया सबसे वर्स्ट है टू टैकल इनइक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पर आपको पता ही होगा रिचर आर गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर आर गेटिंग मोर पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें जो गैप है बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, रिचर और रिचर होते जा रहे हैं, पुअर और पुअर होते जा रहे हैं और मिडिल लेवल वाले कहीं के भी नहीं रह गए, ना वो रिच की तरफ जा पा रहे हैं ना पुअर की तरफ जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया में अगर बात करें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है।
जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, जो डेवलप कंट्री की गवर्नमेंट होती हैं वो रिच से पैसा लेती हैं और पुअर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं, यानी जो लोग पुअर हैं, जो अपलिफ्ट नहीं है उन्हें अपलिफ्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे बैलेंस बनाया जाता है, बट इंडिया में वो बैलेंस नहीं है। इंडिया ने अपना जो हेल्थ में अगर बात करें, ओनली 4% ऑफ इट बजट इंडिया ने हेल्थ में सिर्फ अपने बजट का सिर्फ 4% ही खर्च किया, ठीक है ना, टू टैकल कोविड 19 को टैकल करने में, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सफैम की एक एनजीओ भी इंडिया में जो 1951 से है, 1951 से ये एनजीओ इंडिया में है, और ये इंडिया में अगर बात करें ये सारे सर्वे करती है और देखती है। As per report, only half population of India has access to basic health care remedies, ठीक है ना, सिर्फ आधी जनसंख्या को ही वो बेसिक हेल्थ केयर रेमेडी मिल पाती है। इंडिया रैंक इन 141 इन पब्लिक सर्विस, ये जो पब्लिक सर्विस के डोमेन में जो ये सोशल स्पेंडिंग है, इस डोमेन में इंडिया की रैंक 141 है, जिसमें स्कोर इंडिया का 0.16 है, और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी में इंडिया की रैंक 19 है, जिसमें स्कोर इंडिया का 0.75 है, और 151 जो इंडिया की रैंक है वो किसमें, लेबर राइट में की डोमेन में, जिसमें इंडिया का स्कोर 0.35 है। तो यहाँ पे अगर बात करें रैंक, अगर बात करें इन तीनों डोमेन में उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनइक्वालिटी गैप इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, चाहे वो जेंडर को लेके हो, चाहे वो कास्ट को लेके हो, चाहे वो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है रिच और पुअर की उसे लेके हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है ना। तो इंडिया की रैंक कितनी है, 129। नेक्स्ट, नेम द को फाउंडर ऑफ वन प्लस टेक कंपनी हु हैज लेफ्ट द कंपनी विद स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। अभी हाल ही में वन प्लस ने अपना वन प्लस 8 लॉन्च किया, उसके बाद ही अगर बात करें उसके जो को फाउंडर है कार्ल पी ने वहां से क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया, ठीक है ना, उन्होंने कंपनी छोड़ दी। उसके को फाउंडर थे कार्ल पी। अब अगर बात करें वहां पे इन्होंने रिजाइन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें वन प्लस की बात करें तो वन प्लस के को फाउंडर थे, ठीक है। वन प्लस जो कंपनी है ये 2013 में स्टैब्लिश हुई थी, 2013 में ये कंपनी इन्होंने ओपन की थी, और 2013 से इसे 7 साल हुए हैं। 7 साल में इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करी है। एक चीज़ और, ये जो वन प्लस कंपनी है ये चाइना की कंपनी है, और ये वन प्लस की जो पेरेंट कंपनी है वो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी पेरेंट कंपनी है, ठीक है ना। जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट, वैसे वन प्लस की जो पेरेंट कंपनी है वो कौन है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, इसमें अगर बात करें, इसमें वीवो भी आ जाती है, वीवो भी इसी की कंपनी है, ओप्पो भी इसी की कंपनी है, और रियलमी भी इसी की कंपनी है, ठीक है ना। तो और वन प्लस भी इसी की कंपनी है। तो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स पेरेंट कंपनी है इन चारों जो जाइंट कंपनीज हैं मोबाइल मार्केट में, वन प्लस, वीवो, ओप्पो और रियलमी, इनकी अगर बात करें जो पेरेंट कंपनी है वो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो 1998 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है ना, 1998 में स्टैब्लिश हुई थी। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे आपको ये नाम पता होना चाहिए, कार्ल पी ने अभी कंपनी छोड़ दी है, और इनकी जगह शायद एमिटाई कुड टेक ओवर कार्ल पी, ठीक है। अभी कुड है, यानी जब ये कंफर्म हो जाएगा तब हम इसे कंफर्म कर देंगे कि एमिली टाई ने इनकी प्लेस ले लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, India and Asian Development Bank has signed a $300 million loan to finance inclusive and sustainable water supply and sanitation infrastructure. Which of the following option is correct regarding the given statement? भारत और एशियाई विकास बैंक ने समावेशिक और सतत जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियाद ढांचे के वित्त पोषण के लिए $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अब इसके बारे में जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो हमें पहले इसकी न्यूज़ पता होनी चाहिए, तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में एडीबी बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $300 मिलियन दिए हैं, और किसके लिए? फॉर सस्टेनेबल वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए, ठीक है ना, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सर्विसेज 14 सेकेंडरी टाउन ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के 14 टाउन्स में अगर बात करें क्या किया जाएगा, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जाएगा, जिसके लिए एडीबी ने लोन दिया कितने का, $300 मिलियन का, ठीक है। पहला पॉइंट, द प्रोजेक्ट एम टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी एंड मोर सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ठीक है ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये बेटर क्वालिटी और सस्टेनेबल वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेगा इन द प्रोजेक्ट टाउन दैट विल इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगा टाउन में, ठीक है।
including poor and vulnerable. The investment in WSS with 10-year operation and maintenance contract will ensure improved and sustainable service delivery. ये कम से कम 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि 10 साल तक वहाँ पे अगर बात करें वाटर सप्लाई और सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्लान के साथ, ठीक है। Through the project water supply system, at least 8 project town are expected to improve by 2027. 2027 तक जितने भी अगर बात करें जो 8 प्रोजेक्ट हैं, 8 प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं टाउन्स में वाटर सप्लाई के, वो 2027 तक पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। वाटर सप्लाई 2027 तक वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये 5,70,000 लोगों को क्या करेगा, बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। सिटी वाइड सैनिटेशन सिस्टम, जो सैनिटेशन सिस्टम जो वहाँ पर डेवलप किया जाएगा, उससे 7,20,000 लोगों को कम से कम वहाँ पर ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, बेनिफिट होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट है, द प्रोजेक्ट विल स्ट्रेंथन द institutional capacity of the local government in Rajasthan urban drinking water, sewerage and infrastructure cooperation. Limited a corporate entity established with ATB technical support. तो ये अगर बात करें वैसी चीजें हैं कि वहाँ पर राजस्थान में ये पूरी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना, किसका, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का। आई थिंक इतने पॉइंट क्लियर होंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है, द प्रोजेक्ट एम्ड एट प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी एंड सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विस, ठीक है। तो पहला पॉइंट सही है कि यहाँ पे बेटर क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी सस्टेनेबल वाटर सप्लाई की। दूसरा पॉइंट है, द इन्वेस्टमेंट है डन इन WSS फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। तो यहाँ पे नेक्स्ट 5 ईयर नहीं ना, यहाँ पे 10 साल तक यहाँ पे क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। थ्रू दिस प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई सिस्टम विल बी इम्प्रूव्ड बाय 2026। नहीं, अगर बात करें जो ये वाटर सप्लाई सिस्टम जो इम्प्रूव हो जाएगा वो 2027 तक इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात करें तो सिटी वाइड सैनिटेशन सिस्टम विल बेनिफिट अबाउट 7,20,000। तो यहाँ पे अगर बात करें, हाँ तो ये सही, 7,20,000 सही है, ठीक है। 7,20,000 लोगों को सैनिटेशन सिस्टम, यहाँ पे सैनिटेशन सिस्टम की बात लिखी है ना, ठीक है। तो सैनिटेशन सिस्टम की अगर बात करें ये सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें जो पॉइंट सही है वो ए और डी है। तो यहाँ पर ये ई में ऑल ग्रेड लिखा है, हम यहाँ पे कर सकते हैं ओनली ए एंड डी, ठीक है, ए एंड डी सही है। तो हमने यहाँ पे इसके न्यूज़ के बारे में जान लिया। और अब इससे आपको से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप कर लोगे, बट आपको ये पॉइंट ध्यान में होने चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। 10 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी और 2027 तक वहाँ पे जो वाटर मैनेजमेंट है, ये वाटर सप्लाई सिस्टम है, वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये पता होना चाहिए। अभी हाल ही में अगर हम बात करें एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी के जो हेड हैं, एडीबी के हेड हैं, उनका नाम क्या है? एडीबी के हेड का नाम है मसात्सुगु आसाकावा। ये पता होना चाहिए। अभी 2020 में इन्हें उसका हेड बनाया गया। एक चीज़ और, एडीबी का जो हेड होता है वो हमेशा कोई ना कोई जापान का ही होता है। हमेशा कोई ना कोई जापान के ही पर्सन को एडीबी का हेड बनाया जाता है। इससे पहले भी जो थे वो तकाइको नकाओ थे, वो भी जापान के थे। तो एडीबी जब से फॉर्म्ड हुआ है तब से इसके जो हेड है वो जापान की हैं, क्योंकि जापान ने इनिशिएट किया था एडीबी को एस्टेब्लिश करने के लिए। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी, ठीक है ना। 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, ठीक है ना। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है। तो मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट तो मसात्सुगु हैं, और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी हाल ही में इंडिया से अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है अशोक लवासा। अशोक लवासा को एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। तो आपको ये एडीबी से रिगार्डिंग ये पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। आई थिंक इतने ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट, कार्ल्टन चैपमैन हु रिसेंटली पास अवे वॉज द लेजेंड ऑफ विच स्पोर्ट। तो अभी कार्ल्टन चैपमैन नहीं रहेंगे, किस स्पोर्ट से संबंधित हैं? ये अगर हम बात करें तो ये आपके फुटबॉल से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर कार्ल्टन चैपमैन पास अवे एट द एज ऑफ 49 की एज में इनका देहांत हो गया। इनका अगर बात करें, इनका जो देहांत हुआ है हार्ट अटैक से हुआ, ड्यू टू हार्ट अटैक। द फॉर्मर फुटबॉलर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है ना। तो बेंगलुरु में ये रहते थे। और ये अगर बात करें, featuring alongside other great like I.M. Vidyan, J.O. Paul, Raman Vidyan at FC Kochi in 1997-1998।
तो ये बड़े प्लेयर्स हैं फुटबॉल की फील्ड में, आई.एम. विद्यान, जे.ओ. पॉल, रमन विद्यान, इनके साथ इन्होंने ये फुटबॉल खेलते थे। और एफसी जो कोची में ये फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। चैपमैन वेंट ऑन टू विन 1997 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन गोल्ड कप। तो 1997 में इन्होंने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन गोल्ड कप भी जीता था। तो आपको पता होना चाहिए किस गेम से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन globally on 13 October to promote a global culture of risk awareness and disaster reduction। तो अगर हम बात करें किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में 13 अक्टूबर को जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन मनाया। तो ये जो 13 अक्टूबर को ये डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन, ये यूएन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डे मनाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देख लेते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वॉज स्टार्टेड इन 1989 से ये डे मनाया जा रहा है। ठीक है ना। आफ्टर अ कॉल बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर अ डे टू प्रमोट अ ग्लोबल culture of risk awareness and disaster reduction। ठीक है, held every 13 October, the day celebrate how people and community around the world are reducing their exposure to disaster and raising awareness about the importance of risks they face। तो यहाँ पे बात की जा रही है डिजास्टर को रिड्यूस करने की। अब डिजास्टर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, लाइक अर्थक्वेक है, स्टॉर्म है, हीट वेव है, लैंडस्लाइड है, सुनामी है, वाइल्ड फायर है, साइक्लोन है, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं। और ये बोला भी जाता है कि नेचुरल डिजास्टर जो हो रहे हैं ये एक तरीके से ह्यूमन की वजह से ही हो रहे हैं। अगर ह्यूमन सही से मैनेजमेंट करके चले तो ये नेचुरल डिजास्टर हो ही ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करेंगे या क्लाइमेट चेंज पे फोकस करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, और अगर बात करें वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, पॉल्यूशन कम रखेंगे, तो ये अगर बात करें जो हम इनकी ये जब ओवर हो जाते हैं तो इनके ओवर होने की वजह से ही नेचुरल डिजास्टर आ रहे होते हैं। ठीक है ना। तो जब हम ये सारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो अगर बात करें हमारे तो यहाँ पे जो डिजास्टर का रिस्क है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो लोगों को अवेयर करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।